पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन जो है अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा के रूप में कर दिया है। नगीना सांसद ने बिजनौर से इस यात्रा की शुरुआत की और मेरठ होते हुए शामली में समापन हो गया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। हम लोग भी वहां पर जनता से बात करने और ये देखने पहुंचे थे कि जनता का क्या मूड है और जो आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हैं उनका विभिन्न मुद्दों पर क्या कुछ कहना है। वो रिपोर्ट्स हमारे चैनल पे हैं। हमने बातचीत की और निकल के ये आया कि उसमें दलित मुस्लिम जो हैं बड़ी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी हमने सवाल पूछे कि क्या वो आप उसको चुनौती के रूप में देखते हैं, या हमने ये भी सवाल पूछे कि वोटों का जब बंटवारा होगा तो उससे बीजेपी का फायदा नहीं हो जाएगा। ये सारे सवालों पर क्या जवाब जनता ने दिया ये आप सुन सकते हैं। एक दो दिन पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें आपको हमारे डीएन हिंदी पर मिल जाएगा क्या कुछ जनता ने कहा है। बहरहाल चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं अपनी राजनीतिक शक्ति को अन्य पार्टियों को भी, सत्तारूढ़ दलों को भी और वोटरों को भी दिखाना चाहते हैं कि हम नगीना तो जीते हैं लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में भी पूरे चुनाव लड़ने की तैयारी है। 403 सीटों की वो दावेदारी कर रहे हैं। बात तो मुख्यमंत्री बनने की हो रही है, सरकार बनाने की हो रही है, और राजनीति में इस तरह की जो भाषा है उसका इस्तेमाल किया ही जाता है। हर पार्टी जो है वो बड़े से बड़ा लक्ष्य रखती है और अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाती है। लेकिन अब गठबंधन होगा या किसी पार्टी के साथ सीटों का तालमेल होगा, ये सब महत्वपूर्ण है। और क्योंकि अपना जो घर मजबूत करने का प्रयास आज़ाद समाज पार्टी कर रही, चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, ऐसे में यदि गठबंधन की संभावनाएं पैदा होती हैं या किसी पार्टी से सीटों का ऑफर आता है तो कोशिश रहेगी कि अच्छी खासी पश्चिम की सीटें आज़ाद समाज पार्टी अपने पास रखे, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी जो दलित मुस्लिम और उसमें कहीं कहीं पिछड़ा वर्ग का, मसलन कहीं गुजरों का साथ भी उनको मिल रहा है बड़े पैमाने पर, तो ये कॉम्बिनेशन लेके वो चल रहे हैं कि इस आधार पर वो सीट जीते। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, राह बेहद कठिन है, क्योंकि एक तरफ बीएसपी को भी पिछले चुनावों में दलितों का वोट जो है वो घटा है, यानी कि कुल मिलाकर जो नेट वोट है जो दलित समाज की तरफ आ रहा था या जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं उनकी तरफ जो वोट आ रहा था उसमें घटोतरी हुई है। तो क्या उसका रिवाइवल होगा? क्या बीएसपी का भी वोट बढ़ेगा, आज़ाद समाज पार्टी का भी वोट बढ़ेगा? अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी को कोई भी विधानसभा चुनाव में सफलता हाथ नहीं लगी, यानी कि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मेंशनेबल नहीं है, उसका जिक्र करने लायक वो परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। लेकिन राजनीति में चीज़ें बदलती हैं चुनाव दर चुनाव, और आज़ाद समाज पार्टी कई जगह पर बीएसपी को भी चुनौती देने के प्रयास करती है। मसलन अगर आप राजस्थान का उदाहरण लेंगे तो राजस्थान में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आज़ाद समाज पार्टी सेकंड नंबर पर भी आई है, यानी कि राजस्थान में जहां बीएसपी जिन सीटों पर सेकंड आती थी वहां आज़ाद समाज पार्टी सेकंड नंबर पर आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है वो 2 या 3 हिस्सों में बंट रहा है। कई जगह पर मुस्लिम वोट बंट रहा है, कई जगह पे दलितों का वोट बटेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा खतरा जो ये है, जो मंडराएगा पूरी राजनीति के ऊपर, वो यही है कि यदि ओवैसी साहब की भी एंट्री होती है और कोई बड़े गठबंधन, कोई बड़े समीकरण नहीं बनते हैं, तो फिर दलितों का और मुसलमानों का वोट सीट दर सीट बटेगा। कहीं पे दलितों का तो कहीं पे मुसलमानों का, जिसका सीधा लाभ बीजेपी उठाने का प्रयास करेगी। पहले भी उठाया है, कई उदाहरण रहे हैं जहां पर वोट बंटने के कारण मुस्लिम बहुल्य इलाकों में भी बीजेपी जीती है। आप उदाहरण देवबंद का ले सकते हैं या रामपुर का उदाहरण ले सकते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्यता है लेकिन वहां बीजेपी का विधायक जीता है। अमरोहा की कुछ सीट उठा के देखिए, अमरोहा में भी आपको मिलेगा जहां पर बीजेपी के विधायक जीते हुए हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद को जो अपना कंसोलिडेशन करना है उनके सामने चुनौती रहेगी, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो बहन मायावती को सम्मान की दृष्टि से देखता है। आज भी वो बसपा को वोट करने को तैयार है। ऐसे में वोट तो कॉमन है, एएसपी का और बीएसपी का कुछ वोट कॉमन है, और एएसपी का और एसपी का भी कुछ वोट कॉमन है, क्योंकि मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा हुआ बिजनौर में दिखाई दे रहा है। हालांकि नगीना का जो मॉडल है, क्या उसको दोहराया जाएगा, क्या उसको रेप्लिकेट किया जाए, कितना संभव होगा, कितने वो सफल हो पाएंगे, ये देखना बाकी होगा। हालांकि प्रिंट मीडिया की बात करें तो स्थानीय प्रिंट मीडिया में आज़ाद समाज पार्टी गतिविधियों की अच्छी और बड़ी कवरेज आई है, और कई जगह पर उनको पुलिस ने रोका भी, नज़रबंद करने के प्रयास हुए, फिर उसके बाद परमिशन मिली और फिर ये पदयात्रा जगह जगह निकली। उनके पास एक रथ है, जिस रथ में बैठ के वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। उसके बाद फिर वो जगह पे उस स्थान पे पहुंच के पदयात्रा करते हैं।
जनसभा को संबोधित करते हैं। ये 3 दिनों की यात्रा थी, लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि मैनेजमेंट की दृष्टि से, रिसोर्सेज की दृष्टि से इसको मैनेज करना कोई आसान काम होता नहीं है। ऐसे में 3 दिन की यात्रा के बाद अगला चरण कब होगा, इसको लेकर पार्टी की तरफ से कोई खबर निकल के नहीं आई है। हालांकि शायद 18, 19, 20 को अगले कुछ जिले घोषित हो सकते हैं कि तब यात्रा कब कहाँ निकलेगी। आपका पूरे घटनाक्रम पे क्या कुछ सोचना है? आज़ाद समाज पार्टी और बहुत से विश्लेषकों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, पहले भी लड़ी है। पहले हालांकि उनकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। बीएसपी की 280 सीटों के आसपास, 285 सीटों पर जमानत 403 में से जब्त हुई थी। तो जो दलित वोट है, क्या वो दलित पार्टियों की तरफ लौटेगा, जिसमें एएसपी भी है, बीएसपी भी है, और उसमें किस पार्टी को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पे, इन खबरों पर, आज़ाद समाज पार्टी गतिविधियों पर, क्योंकि इस समय बसपा एक बड़ी गतिविधि आपको दिख नहीं रही होंगी, क्योंकि बसपा में टिकट फाइनल करने का जो दौर है वो चल रहा है। जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने लखनऊ में डेरा डाला हुआ है और अपने अपने टिकट फाइनल करवा के वहाँ से लौट रहे हैं। तो यानी कि बरसात जब शुरू होंगी तब तक बसपा के बहुत सारे टिकट फाइनल हो जाएंगे, और यूपी में फिर उसके बाद आपको अलग अलग इलाकों में चुनावी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर यूपी की राजनीति के लिहाज से कहा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद ने सबसे पहली बड़ी राजनीतिक कवायद की शुरुआत की है, और जो बड़ी ज़मीनी गतिविधियां हैं उसमें चंद्रशेखर आज़ाद की जो ये सत्ता परिवर्तन यात्रा है, ये आपको सबसे पहला, जिसे कहते हैं राजनीति में, उन्होंने कदम उत्तर प्रदेश में उठाया है। और इसका कितना फ़ायदा होगा, क्या कुछ सीटों का आंकड़ा है, कितनी सीटों पर उनकी स्थिति मजबूत होगी, ये तो कैंडिडेट के हिसाब से ही पता चलेगा कि क्या समीकरण किन इलाकों में बन रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर दलितों का जहां साथ मिलेगा, उन सीटों पे उनकी दावेदारी है। वो चाहते हैं कि उन सीटों कन्वर्ट किया जाए, लेकिन वही सवाल है कि वोटों का जो बिखराव है, जो वोटों का जो बंटवारा होगा, उससे बीजेपी को कितना फ़ायदा हो जाएगा। कमेंट करके बताइए आपने क्या कुछ सुना, समझा, और आपकी क्या राय है, क्या कुछ होने वाला है। बीएसपी है, एएसपी है, दलितों का वोट है, मुसलमान सपा को वोट करता है, और ओवैसी साहब भी कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। तो ऐसे में विपक्ष जो है उसमें बहुत सारे घटक हो जाएंगे, जबकि बीजेपी अपने वोट को कंसोलिडेट करने के प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी कैसे हटेगी, क्योंकि एक विपक्ष का तबका ये भी कहता है कि भाजपा को हराने का चुनाव है, भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। तो ऐसे में भाजपा कैसे हारेगी और कौन हराएगा, क्या समीकरण होगा, आपको क्या समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार, और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे भी आपको सर्च करना है DNN हिंदी, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे और ट्विटर पे भी हर जगह उपलब्ध है, और अलग अलग तरह कंटेंट मिलता है आपको। कहीं पे विश्लेषण मिलते हैं तो कहीं पे आपको छोटी रील्स के जरिए खबरें और अपडेट्स मिलती रहती हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।